अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 39, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं सैयद अरबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। आप मेरी उस गलती की वजह से मुझसे ये दूरियां बनाए हुए हैं ना, वरना एग्रीमेंट की शराइत तो मैं बहुत पहले ख़त्म कर चुकी हूँ। आप मुझे खुद से दूर रखकर मुझे सज़ा देना चाहते हैं ना। असफ़ी ने कोई पेशरफ नहीं की थी और यही बात मीनू को खटकने लगी थी जब भी उसने लहजे में दर्द समोए हुए असफ़ी से सवाल किया था। ऐसा कुछ नहीं है मीनू, लगता है इन दूरियों ने आपके दिल पर गहरा असर किया है। चले मेरे साथ। असफ़ी ने मीनू का हाथ थामा और उसे अपने साथ लिए बाहर की सिमत कदम बढ़ाने लगा। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना असफ़ी। मुझे हमदर्दी की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है, जो शायद आप मुझे नहीं दे पाएंगे। मीनू ने अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश में कहा। कुछ बातों के जवाब फौरी तौर पर नहीं दिए जाते। चले मेरे साथ। अब मैं जान गया हूँ कि आप क्या चाहती हैं, इसलिए अब मैं आप पे पूरा पूरा हक रखता हूँ। चलिए मेरे साथ। असफ़ी ने पहली बार उसकी एक नहीं सुनी थी। इसमें भी पसे पर्दा मीनू की ही ख्वाहिश थी। वो मीनू को साथ लिए अपने बंगले पर चलाया। अब बताएं, क्या कह रही थी आप? वो दोनों अब अपने कमरे में मौजूद थे जब असफ़ी आंखें मूंदे चित लेटी मीनू के चेहरे पर झुका और खुमार आलूद लहजे में उससे हमतंगोश हुआ। असफ़ी के लहजे और इस जसारत से मीनू के चेहरे पर खुशगवार हैरत नुमाया हुई। उसने आंखें खोले असफ़ी को देखा तो मीनू की आंखों में भी मोहब्बत का एक समंदर हलकोरे लेने लगा। आपने पहली बार किसी ख्वाहिश का इजहार किया है तो कैसे मुमकिन है असफ़न कमाल उसे पूरा ना करे? असफ़न ने मीनू के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए हुए मीनू की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसके साथ कुर्बतों के खूबसूरत सफ़र को तय करते हुए उसके हर अंदेशे को दूर कर दिया था। अगली सुबह मीनू की ज़िंदगी की सबसे खुशगवार सुबह थी। असफ़ी के पहलू में लेटे हुए वो उसे ही निहार रही थी जो बेखबर सो रहा था। थैंक्स असफ़ी, आपने मेरे तमाम अंदेशों को दूर कर दिया और अपने कुर्ब से मुझे करार बख्शा। मीनू के लबों ने असफ़ी के रुखसार को छुआ और फिर तशक्कुर भरे लहजे में सरगोशी की तो उसके लम्स पर असफ़न कमाल भी बेदार हो चुका था। यू आर माइन माई लेडी, और असफ़न कमाल भी सारे का सारा आपका ही है। मेरी कुर्बतें, मेरी चाहतें, मेरी शिद्दतें और ये करार सब आपके लिए है और रहेगा। असफ़ी के लम्स ने मीनू की जबीं पर अपनी छाप छोड़ी तो वो खुद को उसकी पनाहों में गुम करके एक बार फिर से उस सुकून को महसूस करने लगी थी। चलें फ्रेश हो जाएं, फिर नाश्ते के लिए नीचे चलते हैं। असफ़ी ने मीनू के बाल सहलाते हुए कहा। मैं नीचे नहीं जाऊंगी असफ़ी, मुझे आपदा आंटी से डर लगता है, जाने वो मुझे देखकर क्या कहेंगी। मीनू ने असफ़ी की बात पर उससे जुदा होते हुए अपनी परेशानी और डर को उसके सामने रखा। मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा, हम मिलकर सब कुछ फेस करेंगे। आपको मुझ पर भरोसा है ना? असफ़ी ने रज़ान से कहते हुए उसका डर दूर भगाना चाहा। जवाबन मीनू ने इस बात में सर को हिलाया और उसके हुक्म पर वो फ्रेश होने जा चुकी थी। वही हुआ जिसका डर था। वो दोनों तैयार होकर नीचे आए तो मीनू को देखते ही आपदा फिर से बरहम हो गई। असफ़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अब इसे वापस नहीं लाओगे, फिर ये यहाँ क्या करिए? वो सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे जब आपदा ने असफ़ी के साथ मीनू को आते देखकर तीखी निगाहों से सवाल किया दागा था। मामा प्लीज़, क्या हो गया आपको? आप ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि आप तो हमें भी समझाती थी कि दरगुजर करना चाहिए, और ये मेरी बीवी है तो इसे मेरे साथ ही होना चाहिए ना। असफ़ी ने मीनू के लिए कुर्सी खींची और उसके बैठते ही खुद भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। ऐसी लड़की तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है, बस तुम इसे अभी तलाक दो और रुखसत करो यहाँ से। आपदा तो मीनू को सामने देखकर भड़क ही उठी नहीं। उनकी बात पर मीनू ने फटी फटी आंखों से उन्हें देखा और अगले ही लम्हे असफ़ी को देखा, जिनमें असफ़ी को खो देने का खौफ हलकोरे लेने लगा था। माँ प्लीज़, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हैं? मैं नहीं छोड़ सकता इसे,
ये कोई मजाक नहीं है कि कभी कहीं से अपना लो, कभी कहीं उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता आप। दिल से कबूल कर चुका हूँ और दिल से कबूल किए हुए रिश्तों को कब्र तक निभाया जाता है। असफी ने मीनू की आंखों में खौफ के साथ नमी उतरते देखकर उसका हाथ थाम कर उसका हौसला बढ़ाते हुए नफ़ी में सर हिलाया था, जिसका मतलब था कि वो फिक्रमंद ना हो, असफंद उसके साथ ही खड़ा है। प्लीज़ आंटी, आप तो बड़ी हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। असफी को पहचानने में गलती कर दी थी मैंने, लेकिन अब जान गई हूँ कि इनसे अच्छा शख्स मुझे दुनिया में मिल ही नहीं सकता था। प्लीज़ अब मुझे घर से नहीं निकालिएगा, मैं असफी के बगैर नहीं रह पाऊँगी। मीनू ने सिसकते हुए उनसे इल्तिजा की थी। सब जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाती रही हो, अब तक औलाद की खुशी तो दे नहीं सकी। बाहर राब्ता करने से फुर्सत मिलती तो अपने शौहर के बारे में कुछ सोचती ना, लेकिन तुम्हारे चलन अपनी माँ जैसे थे, जिसे ना तो शौहर की इज्जत का पास था और ना ही अपनी, बल्कि आपदा तो अच्छी खासी भड़ास निकाल गई थी जब असफी ने उन्हें टोका था। माँ प्लीज़, अपनी बीवी के लिए मैं अब मज़ीद कुछ नहीं सुनूंगा। और रही बात औलाद की, तो वो हम दोनों का ही फैसला था कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए था। फिर आप मीनू को ही ब्लेम क्यों कर रही हैं? असफी ने बढ़ चढ़ कर उसका दिफा किया था। आपदा तो बेटे की बात सुनकर खामोश हो गई थी। मीनू भी मुंह पर हाथ रखे रोती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई थी। असफी भी उसके पीछे ही नाश्ता किए बगैर उठ गया था। मामा प्लीज़ भूल जाएं सब कुछ। असफी भाई मीनू भाभी को पसंद करते हैं, उनके सामने ऐसी बातें मत क्या करें, उन्हें तकलीफ़ होती होगी। और वैसे भी अब तो मीनू भाभी भी सुधर गई हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और पछतावा भी है। जब असफी भाई माफ़ कर चुके हैं तो हमें भी दरगुजर कर देना चाहिए ना। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, खुदा भी तो माफ़ कर देता है अपने बंदों को, फिर हम इतने सख्त दिल क्यों बन जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कश्यप माँ को समझा रही थी, जो अब बिल्कुल खामोश बैठी थी। कश्यप मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन जो कुछ इस लड़की ने किया है वो सोच सोच कर ही मेरा खून खौलने लगता है, और जब वो मेरे सामने आती है मेरा खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। हीरो जैसा बेटा था मेरा, रोल के रख दिया इस लड़की ने, उसकी ज़िंदगी तबाह कर डाली। जाने किन कामों में लग गया है मेरा बच्चा, ऐसे में कैसे माफ़ कर दूँ उसे। कश्यप की बातें सुनने के बाद आपदा ने भी दिल के फपोले उसके सामने रख दिए थे। जो भी है, अब भाई के लिए आपको शांत रहना होगा। जो कुछ तकदीर में लिखा हो वो तो होकर रहता है ना। वैसे भी दूसरी तरफ आप मुझे बालाज के साथ रुखसत करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में मीनू को तलाक देने के बाद क्या उसका भाई खामोश रहेगा? वो मेरी ज़िंदगी भी अजीरन बना देगा। वो तो मुझे तलाक भी नहीं देगा, बल्कि साथ रखकर अपनी बहन के सारे बदले वसूल करेगा। सो बेहतर है कि आप सोच लें कि आपको करना क्या है, मीनू की तलाक या फिर मेरी रुखसती, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ मुमकिन नहीं है। आपको कोई एक फ़ैसला लेना होगा। कश्यप बालाज के गुज़िश्ता रवैये को याद करते ही झुरझुरी लेकर रह गई थी। आपदा को अपनी बातों से गहरी सोच में मुब्तला करके वो वहाँ से उठकर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गई। मीनू प्लीज़ रोए मत, सब ठीक हो जाएगा। असफी उसके पीछे कमरे में चला आया था और अब उसे सीने से लगाए उसकी ढारस बंधा रहा था। काश मैं वक्त को उल्टा पलटा सकती असफी। कोई नहीं जानता कि आज भी किस कदर शदीद पछतावों की जद में हूँ। काश किसी तरह मैं अपनी उस गलती को मिटा सकती, उस गुनाह को धो सकती, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये बातें तो अब मुकद्दर का हिस्सा हैं। मीनू अभी भी सिसक रही थी। मैंने आज तक आपसे किसी बात की शिकायत की नहीं ना, तो प्लीज़ रोना बंद कीजिए। आपको पता है कि आपके आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। मत रोएं, मैं मामा से बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो मुझे इस वीकेंड पर आउट ऑफ सिटी जाना है। अगर आप कहती हैं तो बालाज की तरफ छोड़ देता हूँ। वापसी पर माँ से बात करूँगा, तब तक उनका गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। वो बड़ी हैं, उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत बनाया करें। मैं उन्हें भी हर्ट नहीं कर सकता। बाबा के बाद जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश की, आज वो सब कुछ फरामोश नहीं कर सकता। मैं उनसे भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, या शायद उससे भी ज़्यादा। और आज जिस तरह से मैंने उनसे बात की, यकीनन वो हर्ट हुई होंगी। अब मुझे भी बुरा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको इसफन जवान कमाल जैसा मर्द मिला है, तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, क्योंकि मेरी शख्सियत साजी में मेरी वालदा का हाथ है। उन्होंने ही मुझे ऐसा बनाया है।
फिर मैं उस हंसी को कैसे फरामोश कर दूँ? ना तो आपको छोड़ सकता हूँ और ना ही उन्हें हर्ट कर सकता हूँ। असफी ने रसान से उसे समझाया। नहीं, मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मैं समझ सकती हूँ कि वो अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर ऐसा बोल देती हैं, वरना वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहीं रहूँगी। अब यही मेरा घर है। छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़े जाते, और ऐसे में जब आपकी अपनी गलती हो फिर ज़बर से सब कुछ सहना और सुनना चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिएगा। उन्होंने कुछ कहा भी तो मैं खामोशी से सुन लूँगी, पलट कर कोई जवाब नहीं दूँगी, ना ही बुरा मनाऊँगी। मीनू ने आंसू साफ करते हुए समझदारी का मुजाहरा करते हुए तमाम बातें कहीं कि वह असफी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे भी आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। असफी ने उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर जब्त करते हुए कहा। वीकेंड भी आ गया था। असफी तो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया था और उसे तसल्ली थी कि उसके बाद आबदा ने कोई बात नहीं की थी और अब मीनू भी नॉर्मल थी। असफी ने आबदा से इस बात के लिए माफ़ी भी मांग ली थी और आबदा को भी हमेशा की तरह अपने बेटे पर इश्क था कि अपनी मोहब्बत के लिए उसने माँ को इग्नोर नहीं किया था, बल्कि उनका बेटा रिश्तों में तवाज़ुन रखना जानता था और हर रिश्ते को बखूबी निभाना भी जानता था। भले फिर असफन कमाल एक बेटे, एक भाई या एक शौहर की सूरत में हो, सबके लिए ही काबिल रक्श था। असफन जाने से कबल मीनू को समझा आया था कि कोई भी परेशानी हो तो फ़ौरन असफी को मतला करे। उसके साथ आरके ने कुछ अपने बंदे भी भेजे थे। इस दौरान असफी का हसन के पापा के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ता रहा, लेकिन उनके साथ राब्ते के लिए वो हमेशा दूसरा नंबर यूज़ करता जो उसने फैमिली और अब उनके लिए ही रखा हुआ था, क्योंकि आरके के गैंग में शामिल होने के बाद आरके ने उसे फ़ोन गिफ्ट किया था। बज़ाहिर वो वही फ़ोन इस्तेमाल करता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उस पर नज़र रखने के लिए उसका फ़ोन बग ना करवाया गया हो, इसलिए वो इस फ़ोन का आम इस्तेमाल नहीं करता था। बालाज आज फिर से आबदा से इजाज़त लेकर शॉपिंग के बहाने कशफ को लेने आया था। उसने मीनू से भी मुलाकात की थी और उससे ज़ाती तौर पर पूछा था कि वो खुद आई है या असफी उसे लाया है और यहाँ कोई परेशानी तो नहीं। आबदा आंटी ने दोबारा तो कुछ नहीं कहा। बालाज ने उससे कई सवाल एक साथ ही कर डाले। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फ़ोन करके आपको बताया तो था कि असफी लेने आए थे, तो मैं उनके साथ आ गई थी। आपको बता नहीं सकी थी क्योंकि रात बहुत हो गई थी। मैंने सोचा आप सो रहे होंगे। रही बात आबदा आंटी की, तो अब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं खुश हूँ भाई, मेरी फ़िक्र मत कीजिएगा। मीनू की बातों से बालाज को इत्मीनान हो गया था। आबदा ने तो कश्यप को जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो खुद बालाज के साथ जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन आबदा के कहने पर और कुछ बालाज के उस रोज़ वाली हरकत को सोचते हुए वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी थी। बालाज उसे रेस्टोरेंट ले आया था। दोपहर का वक्त था, सो उन्होंने पहले एक साथ लंच किया। उन्हें नहीं पता था कि असद ने ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकने पे उन दोनों को एक साथ देख लिया था। तब से वो उनका पीछा कर रहा था, मगर उन्हें खबर ही नहीं हो सकी कि असद उन्हें फॉलो कर रहा है। अब कहाँ चलने का इरादा है? क्या कहती हैं मिसेस बालाज, कहाँ ले चलूँ? वो लोग जैसे ही रेस्टोरेंट से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़े तो बालाज ने कश्यप की अदम दिलचस्पी को महसूस करते हुए सवाल किया। कहीं नहीं जाना, बस घर छोड़ दें। कश्यप ने सपाट से अंदाज में जवाब दिया था। अभी तक नाराज़ हो मुझसे? क्या अब तुम्हारे लिए जान दे दूँ तब मानोगी? बालाज ने कश्यप का हाथ थामे हुए मोहब्बत भरे लहजे में सबसार किया था। खुशफहमी है आपकी, मैं तब भी नहीं मानूंगी। कश्यप ने लापरवाही से शान उचकाते हुए कहा। वो अब अपनी गाड़ी के करीब ही मौजूद थे जब असद भी उनके अक़ब से बरामद हुआ, जो शायद उनकी बात सुन चुका था। जान तो अब मैं तुम्हारी लूँगा और जान तो देनी ही होगी तुम्हें। तुमने कश्यप को मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया। उक़ब से आती आवाज़ पर वो दोनों मुड़े। असद के हाथ में रिवॉल्वर देखकर कश्यप फ़ौरन से बालाज के सामने आ खड़ी हुई। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनसे शादी के फैसले में मेरी रजामंदी भी शामिल है। कश्यप का यह अमल गैर इरादी तौर पर था, यह शायद अब वो कोई नया तमाशा नहीं चाहती थी जब ही ऐसा बोल गई थी। बालाज ने पहले तो कश्यप के इस इंकशाफ पर खुशगवार हैरत लिए हुए उसे देखा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने कश्यप को शानों से थामे हुए अपने पीछे खड़ा किया और ख़ुद आहीनी दीवार की मानंद उसके सामने खड़ा हो गया। क्योंकि इसे इस दुनिया में मेरे लिए ही भेजा गया है और जो मेरे लिए है उसे फिर छीन के भी हासिल करना पड़े तो कर गुजरता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि फालतू की धमकियाँ देने की बजाय
अपना रास्ता नापो, हमारा टाइम बर्बाद नहीं करो। अभी मुझे अपनी बीवी को भी मनाना है। तुम्हारी भी शादी हो चुकी है ना, तो बेहतर है कि दूसरों की बीवियों पर नज़र रखने की बजाय अपनी बीवी के साथ मुखलिस रहो, उसे चीट मत करो। कश्यप बालाज की इस बात पर हैरत ज़दा सी उसकी पुश्त को तके जा रही थी। बालाज? कश्यप ने खौफ के आलम में बालाज के कोट को दबोच लिया था, क्योंकि उसे असद के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और यहाँ बालाज जल्दी पर तेल का काम कर रहा था। डरो नहीं स्वीटहार्ट, ये बस हमारी डेट ख़राब करने आया है। कबाब में हड्डी बन रहा है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बालाज ने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर डरने की बजाय कश्यप की ढाल बने हुए निडर से अंदाज में एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा? असद किसी भी बात का असर लिए बिना ढिठाई से बोला था। खबरदार, जो अब आपने मेरी ज़िंदगी में कूदने की कोशिश की। अपनी शादी पे तो आप पति से निकाले ये बात खूब जाहिर कर रहे थे कि आप बहुत खुश हैं। क्यों? अब उस चंद रोज़ की दुल्हन से जी भर गया है जो फिर से पुरानी मोहब्बत याद आ गई आपको? ओह सॉरी, मोहब्बत तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि जो मर्द मोहब्बत करता है वो स्टैंड लेना भी जानता है। आपको याद हो तो मुमानी की बातों के जवाब में तो आपसे कुछ बोला नहीं गया जहाँ आपको बोलना चाहिए था। अब किस हक से आप इन पे रिवॉल्वर ताने खड़े हैं? ऐसे मर्दों से शदीद नफ़रत है मुझे, जो एक औरत को ब्याह कर भी उस पर इक्तफ़ा नहीं करते, बल्कि और की जस्तजू में रहते हैं। जाइए, उसे वो इज़्ज़त और मान दीजिए जिसकी वो हकदार है। अपने रिश्ते को अच्छे से निभाइए, यही आपकी मर्दानगी का सबूत होगा, वरना ऐसी छिछोरी हरकतें तो नामर्द करते हैं। भूल जाइए मुझे, दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि अब वहाँ आपकी बीवी को होना चाहिए जो आपकी शरीक हयात है। बालाज और मेरी भी शादी होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप रोड़े नहीं अटकाएंगे और इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे खुद से नफ़रत करने पर मत उकसाइए। चले जाएं यहाँ से। कश्यप ने आगे बढ़कर असद को होश दिलाने के लिए एक थप्पड़ रसीद किया था और फिर नखों से उसे बहुत कुछ कहती हुई ये बावर करवा गई थी कि वो कश्यप की ज़िंदगी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। असद ने ताज्जुब से कश्यप की जानिब देखा था। बालाज भी कोई कार्रवाई करने की ख्वाहिश में था कि ऐसे असद नहीं जाएगा, लेकिन कश्यप ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था, क्योंकि वो उसका काम पहले ही अपनी नफ़रत से तमाम कर चुकी थी। अगर आपके दिल में मेरे लिए ज़रा भी एहतराम है तो जाइए, सज्जल के साथ खुश रहिए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने दें। कश्यप ने लफ्ज़ों से एक आखिरी वार किया था। असद मरे मरे कदमों से पलटा और फिर मुड़कर नहीं देखा। वो दोनों भी अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। क्या कह रही थी असद को कि बालाज से शादी के फ़ैसले में मेरी रज़ामंदी भी शामिल है? बालाज ने खुशगवार से अंदाज में उसकी बात दोहराई। ज़्यादा खुशफहम ना हो, मैंने तो हालात की मुनासबत से यूं ही एक बात की थी कि असद के पास रिवॉल्वर था। कश्यप की साफ गोई पर बालाज उसे बस देख कर रह गया था। वो उसे शॉपिंग मॉल ले गया था और अच्छी खासी शॉपिंग के बाद, जो सरासर बालाज की ही पसंद की थी, क्योंकि कश्यप अब भी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही थी, शॉपिंग मॉल से वो उसे घर छोड़ गया था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।